क्या आपने कभी सोचा है कि आज का आधुनिक पटना कभी दुनिया के सबसे महान साम्राज्यों की राजधानी हुआ करता था? नमस्ते और हमारे इस नए ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। सच कहूं तो गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर सिर्फ बिहार की राजधानी नहीं है, बल्कि यह हजारों साल पुराने इतिहास का एक जीता जागता सबूत है। आज हम इसी विशाल शहर की 2500 साल पुरानी विरासत को खंगालने वाले हैं। एक ऐसा शहर जो किसी फीनिक्स पक्षी की तरह बार बार राख से उठ खड़ा हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या पटना को समझे बिना भारत के इतिहास को पूरी तरह से समझना वाकई मुमकिन है? आज के दौर में हम अक्सर शहरों को बस उनके वर्तमान से तौलते हैं, उनके ट्रैफिक या भीड़-भाड़ से। लेकिन यकीन मानिए, अगर भारत की असली आत्मा को जानना है तो इस रूढ़िवादी सोच से बाहर निकलना ही होगा। इसका सीधा सा जवाब है, बिल्कुल नहीं। चलिए गहराई में चलते हैं, क्योंकि ये शहर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बना है। ये बना है संघर्ष, ज्ञान, शक्ति और गर्व से। आज का ये आधुनिक पटना उसी ऐतिहासिक नींव पर टिका है जिसने कभी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की दशा और दिशा दोनों बदल दी थी। सही मायनों में ये शहर हमारे इतिहास के बदलावों का धड़कता हुआ दिल है। तो आइए अपनी इस टाइम मशीन को 2500 साल पीछे ले चलते हैं और बात करते हैं पाटलिपुत्र के गौरव की। कहा जाता है कि लगभग 2500 साल पहले इस शहर का नाम पाटलिपुत्र था। उस समय पाटलिपुत्र इतना शक्तिशाली और भव्य था कि यूनान से आए यात्री भी इसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने जो देखा वो अकल्पनीय था। उन्होंने लिखा कि यह शहर 64 द्वारों और 5700 टावरों वाली एक विशाल लकड़ी की दीवार से घिरा था। ऊंची दीवारें, विशाल महल, चौड़ी सड़कें, लोग तो यहां तक कहते थे कि ये शहर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यही जगह क्यों? तो इसका जवाब छिपा है इसके शानदार भूगोल में। गंगा, सोन और चंपा नदियों ने इस पूरे मगध क्षेत्र को 3 तरफ से एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच दे रखा था। इन नदियों से न सिर्फ सुरक्षा मिली, बल्कि व्यापार के लिए बेहतरीन वाटरवेज भी मिल गए। इसके साथ ही यहाँ की उपजाऊ मिट्टी और मुख्य व्यापारिक मार्गों ने मिलकर इस जगह को पूरे 1000 साल तक भारतीय शक्ति और ज्ञान का एक ऐसा केंद्र बना दिया जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। और इसी मजबूत नींव पर खड़ा हुआ भारत का एक बेहद गौरवशाली अध्याय, चंद्रगुप्त और मौर्य साम्राज्य। ये कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। ये सब शुरू हुआ एक बड़े अपमान और एक अटल प्रतिज्ञा से। एक निर्वासित सेनापति चंद्रगुप्त और उनके बेहद दूरदर्शी गुरु चाणक्य ने मिलकर एक ऐसी कूटनीति रची जिसने बेहद ताकतवर नंद राजवंश की जड़ें हिला दीं। और फिर 321 ईसा पूर्व में उन्होंने धनानंद को सत्ता से उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यही वो धरती थी जहां से महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत पर शासन की नींव रखी थी। और इस पूरी सफलता के पीछे जो मास्टरमाइंड थे वो थे गुरु चाणक्य। उनके बुद्धिमानी और राजनीति ने इस शहर को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि अर्थशास्त्र, जो कि प्रशासन, कूटनीति और सैन्य रणनीति का एक बेजोड़ प्राचीन ग्रंथ है, वो यहीं लिखा गया था। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक करने का वैचारिक ब्लूप्रिंट इसी जमीन पर तैयार हुआ था। लेकिन इतिहास का पहिया घूमता रहा और फिर आए सम्राट अशोक। यहां से शुरू होता है अशोक का महान परिवर्तन। 2,50,000। जरा सोचिए इस संख्या के बारे में। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये कलिंग युद्ध के दौरान खत्म हुई जिंदगियों की एक बेहद खौफनाक और चौंका देने वाली गिनती है। इस अकेले युद्ध ने इतनी भयंकर तबाही मचाई कि उसने जीतने वाले राजा को भी अंदर तक झकझोर कर रख दिया। इस तबाही का असली मंजर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और ये जानकारी हमें किसी और से नहीं, बल्कि खुद सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। 1.5 लाख लोगों को उनके घरों से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया गया और करीब 1 लाख लोग बेरहमी से मारे गए। इतिहास का ये वो काला पन्ना है जहां सत्ता की कीमत बेगुनाहों के खून से चुकाई गई थी। लेकिन इस भयंकर युद्ध और खून खराबे के बाद सम्राट अशोक का दिल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने सैन्य विस्तार को रोककर अहिंसा, शांति और बौद्ध धर्म का रास्ता चुना। सोचिए, उसी पाटलिपुत्र से जहां से कभी खूनी जंग के आदेश निकलते थे, अब पूरे एशिया में धर्म विजय और शांति का संदेश भेजा जाने लगा। इतनी भयानक हिंसा से निकलकर दुनिया भर में शांति फैलाने का यह एक बहुत ही असाधारण और ऐतिहासिक मोड़ था।
समय के साथ सत्ताएं बदली। अब हम सदियों आगे छलांग लगाते हैं और देखते हैं औपनिवेशिक शासन और इस शहर का पुनर्जागरण। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, यह शहर बार बार राख से उठ खड़ा होता है। 1541 के आसपास महान शासक शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र के उन वीरान हो चुके खंडहरों की अहमियत को फिर से पहचाना। उन्होंने गंगा के किनारे एक मजबूत किला बनवाया और इस तरह पटना को उत्तरी भारत के एक बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में फिर से आबाद कर दिया। शहर में एक बार फिर से जान आ गई। इसके बाद जब ब्रिटिश शासन आया तो शहर का नक्शा एक बार फिर से बदल गया। प्राचीन काल की उन लकड़ी की दीवारों की जगह अब विशाल और शानदार औपनिवेशिक वास्तुकला ने ले ली। नया सचिवालय भवन और 100 फुट ऊंचा घंटी के आकार का गोलघर इसके जीते जागते उदाहरण हैं। वैसे आज भी गोलघर के साथ साथ तख्त श्री पटना साहिब और अगम कुआं जैसी जगहें उस गौरवशाली और बेहद जटिल इतिहास की अनकही कहानी सुनाती हैं। फिर आया साल 1912, जो हमारे राजनीतिक इतिहास का एक बहुत ही अहम पड़ाव है। इसी साल बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन हुआ और बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा मिला, जिसकी नई राजधानी बना पटना। ये कोई छोटा मोटा प्रशासनिक बदलाव नहीं था, बल्कि ये लोगों की अपनी एक अलग पहचान और स्वशासन की बहुत पुरानी मांग की एक बड़ी जीत थी। लेकिन दोस्तों, इतिहास सिर्फ राजाओं और इमारतों की कहानी नहीं होता। ये उन लोगों की कहानी भी होती है जिन्होंने इस मिट्टी को महान बनाया। आइए बात करते हैं बिहार के आधुनिक नायकों की। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब इस जमीन ने उस आंदोलन को एक नई और गजब की ऊर्जा दी। याद है जब राजकुमार शुक्ल जी ने महात्मा गांधी का ध्यान किसानों के शोषण की ओर खींचा था? इसी धरती से गांधी जी ने 1917 में अपना पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। यहाँ के नेताओं ने आम जनता को जिस तरह से एकजुट किया, उसी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन की इसी धधकती आग से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान नेता निकलकर सामने आए। इसी धरती ने देश को पहला राष्ट्रपति दिया, जिन्होंने लोगों को उनका स्वाभिमान वापस दिलाया। और जानते हैं सबसे खूबसूरत बात क्या है? इतिहास की ये सारी परतें आज भी यहाँ के लोगों के अंदर बसती हैं। यहीं पटना की गलियों में आज भी वो पुरानी संस्कृति, लिट्टी चोखा की वो सौंधी महक और ठेठ बिहारी स्वाभिमान पूरी शान से जिंदा है। जरा इतिहास के इस पूरे सफर पे गौर कीजिए। 321 ईसा पूर्व के मौर्य साम्राज्य से लेकर 1947 में मिली भारत की आज़ादी तक, प्राचीन मगध और आधुनिक बिहार के बीच का ये सफर सच में कमाल का है। ये शहर अनगिनत साम्राज्यों के बनने, मिटने और फिर से खड़े होने का गवाह रहा है। इसने कभी अपनी अहमियत नहीं खोई। इसकी ये जो टिके रहने की क्षमता है ना, वो सच में बेमिसाल है। और इसीलिए अंत में एक बेहद गहरी और सच्ची बात कही जाती है, अगर भारत का इतिहास पढ़ना है तो एक बार पटना को जरूर समझना होगा। इस एक लाइन में इस शहर का पूरा सार छिपा है, क्योंकि पटना सिर्फ कंक्रीट और पत्थरों से बना कोई आम शहर नहीं है। यह बना है सदियों के संघर्ष, ज्ञान, असीम शक्ति और गर्व से। यह हमारे जीवंत अतीत का वो सांस लेता हुआ सबूत है जो आज भी हमारे बीच है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है, क्या पता आज हम जिन व्यस्त और आधुनिक सड़कों पर चल रहे हैं, उनके ठीक नीचे किसी और महान और प्राचीन साम्राज्य का राज दफन हो। इतिहास कभी मरता नहीं है दोस्तों, वो बस नए रूप लेकर हमारे सामने आता रहता है। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा।